अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, मैं हूं शफ़क़त अली और आज हम एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हुए हैं जो आपका करंट अफेयर के हवाले से भी है, आपका एसे के हवाले से भी है, आपका पाकिस्तान अफेयर के हवाले से भी है और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से भी है। तो हमने सोचा कि कुछ करंट अफेयर की जो हम समझ सकते हैं कि एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको हम कोशिश करें कि डिस्कस करें। और ये जो आपका PMS 24 है सिंध का, जो अभी दिसंबर में 2025 में हो रहा है, और जो CSS 26 है उसमें भी ये एक्सपेक्टेड टॉपिक है, जो पाकिस्तान का यूँ समझो कि एक क्राइसिस के हवाले से जो ये टॉपिक है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और बड़ा ही यूँ समझो कि एक्सपेक्टेड है एग्ज़ाम के हवाले से। तो हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ पाकिस्तान कैन रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एज एवरीवन नोज़ कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनेशनल या जो रीजनल होते हैं उनकी हेल्प ली है। जो जब भी पाकिस्तान ने को भी ज़रूरत पड़ी है बेल आउट पैकेज की, तो पाकिस्तान हैज़ नॉक्ड द डोर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो हमने सोचा कि हम कुछ इस तरह की सजेशंस दें, कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। भाई पाकिस्तान जो एक डिपेंडेंसी है हमारी एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इसको हम कम कैसे कर सकते हैं। कि आप एवरीवन नोज़ कि Pakistan's repeated reliance on external financial institutions like the International Monetary Fund, World Bank and Asian Development Bank has trapped it in a cycle of debt and economic instability। तो ये जो पाकिस्तान बार बार जाता है या पाकिस्तान के एक यूँ समझो कि डिपेंडेंसी है या रिलाई करता है पाकिस्तान जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, इन्होंने एक यूँ समझो कि पाकिस्तान को एक ट्रैप किया हुआ एक साइकिल में। ये साइकिल आप एक कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर, यूँ समझो कि बड़ा कर्जा है। उसके बाद एक इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है मुल्क में, इकोनॉमिक खुशहाली नहीं है, इंस्टेबिलिटी है। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है और जिसके बड़े इम्पैक्ट्स पड़ते हैं मुल्क पे, और ख़ास करके जो पाकिस्तान की पब्लिक है वो फेस करती है। So to achieve financial independence, Pakistan must adopt long-term structural reforms that boost its revenue, exports and industrialization while reducing its external borrowing needs। तो पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो आज़ाद हो फाइनेंशियली? तो आप पाकिस्तान को कुछ जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं वो लाने पड़ेंगे ताकि वो जो रेवेन्यू है आपका वो बूस्ट हो, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ें, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो आपकी कुछ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को यूँ समझो कि बूस्ट करे, बढ़ाए, ताकि जो पाकिस्तान का बार बार जो जाना होता है एक्सटर्नल जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उनका जो डोर नॉक करता है पाकिस्तान, वो वहाँ से जो बारो करता है मनी वगैरह, उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा कि पाकिस्तान शुड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स टू रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। आपको पता होगा कि हमारा जो ट्रेड होता है वो हमेशा वो डेफिसिट में ही रहता है, वो खसारे में रहता है। कि हम क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट हमारी कम होती है, इंपोर्ट हम ज़्यादा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक यूँ समझो कि ट्रेड डेफिसिट होता है। इसमें हम जो डॉलर्स वगैरह में ट्रेड करते हैं वो हमारे जब इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर हमें ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, और एक्सपोर्ट हमारी कम होगी तो हमें लाजमी हमारे डॉलर कम हो जाएंगे, तो हमें फिर किसी न किसी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान शुड डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स बियॉन्ड टेक्सटाइल्स। पाकिस्तान को जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ानी चाहिए, सिर्फ टेक्सटाइल पे हमें रिलाई नहीं करनी चाहिए, सिर्फ टेक्सटाइल को ही हमें नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि फोकस ऑन IT एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आज दौर है, वो एक डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बड़ी ज़रूरत है दुनिया को। पाकिस्तान अपनी जो कंट्री है उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कुछ एक्सपोर्ट में हेल्प करे, कुछ जो हमारी कंट्री में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से इस तरह की चीज़ें इन्वेंट की जाएं, बनाई जाएं, मैन्युफैक्चर की जाएं, ताकि हमें जो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो टेक्सटाइल के अलावा IT भी हमारी एक्सपोर्ट में शामिल हो जाए। उसके बाद एग्रीकल्चर में भी हमें, एग्रीकल्चर तो हमारा काफ़ी यूँ समझो कि एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारी जो एग्रीकल्चर में हम देखेंगे कि भाई जो हमारी फसल हैं उसमें हम कौन कौन सी फसल ज़्यादा उगा सकते हैं कि हमें जो एक्सपोर्ट है उसमें काफ़ी जो है ना एक हेल्प मिले हमें।
तो इंजीनियरिंग गुड्स में या फार्मास्यूटिकल्स आप देख सकते हैं कि मेडिसिन वगैरह या जो फार्मास्यूटिकल्स हैं इसमें भी हमें एक्सपोर्ट करने के हवाले से बड़ी हेल्प मिल सकती है। उसके बाद पाकिस्तान को ट्रेड एग्रीमेंट्स करनी चाहिए जो रीजनल पार्टनर्स हैं, जिसमें आपका चाइना है ये बड़ा एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, या इन्होंने एक स्टार्ट किया हुआ है, एक प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया है BRI, या उसके बाद आप चाइना को देखेंगे तो ये इन्वेस्टर है बड़ा अच्छा। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि चाइना के साथ या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं या गल्फ स्टेट्स हैं या जो आसियान है उनके साथ एग्रीमेंट्स करने चाहिए, ट्रेड एग्रीमेंट्स। एक तो हम एक्सपोर्ट टेक्सटाइल के अलावा भी एक्सपोर्ट चीज़ें करनी चाहिए जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, इंजीनियर गुड्स हो एंड फार्मास्यूटिकल्स हो। उसके बाद जो हमारा ट्रेड है वो उसका यूँ समझो कि एक एग्रीमेंट्स जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए। उसमें हम चाइना को, सेंट्रल एशिया, गल्फ स्टेट्स और आसियान को ले सकते हैं। एवरीवन नोज कि चाइना या सेंट्रल एशियन जो भी कंट्रीज़ हैं आपकी, या गल्फ जो स्टेट्स हैं मिडिल ईस्ट की, उस या जो आसियान की कंट्रीज़ हैं 10, ये इनके साथ अगर हम ट्रेड एग्रीमेंट्स करेंगे और इनके साथ हम इम्प्रूव करेंगे अपने रिलेशंस पर्टिकुलरली ट्रेड के हवाले से, तो जो हमारी यूँ समझो कि डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे वो यूँ समझो कि कम हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान शुड ऑफर टैक्स इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान उनको टैक्स में कुछ रियायत करे, सब्सिडी दे उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट, ताकि वो इस तरह का जो मटेरियल बनाएंगे जो एक्सपोर्ट में हमारे काम आएगा। तो उनमें क्या होगा कि अगर उनको टैक्स इंसेंटिव्स दी जाएगी या सब्सिडी दी जाएगी तो वो जो मैन्युफैक्चर करेंगे तो वो मैन्युफैक्चर ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी तो हमारे जो यूँ समझो कि एक ट्रेड डेफिसिट है हमारे मुल्क में, वो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाएगा। और ट्रेड डेफिसिट कम होगा तो हमारे डॉलर बच जाएंगे, और हम क्या करेंगे, क्या फ़ायदा होगा हमारा कि हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे वो कम हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट इन वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स। ठीक है, उसके बाद अब एग्जांपल क्या है इसका कि भाई बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर ओवर 50 बिलियन वाइल पाकिस्तान स्ट्रगल्स विथ 30 बिलियन। पाकिस्तान मस्ट मैच ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स। कि जो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग है उसको पाकिस्तान को यूं समझो कि इन्वेस्ट करना चाहिए वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग में इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग रॉ मटेरियल। कि जो सिर्फ रॉ मटेरियल है उसको हम छोड़ के हम किसी वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम देखें कि भाई जिस तरह बांग्लादेश का मिसाल है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल है वो $50 बिलियन है, यूँ समझोगे ये उससे भी ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान की क्या है 30 बिलियन है। ये जो एक ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स हैं या हम रीजनल कॉम्पिटिटर्स कह सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश साउथ एशिया में, हम भी साउथ एशिया में, तो हम पाकिस्तान को उसके साथ कॉम्पीट करना चाहिए, को उसको तरह की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, सिर्फ रॉ मटेरियल ना हो, कोई और चीज़ें हों। ठीक है, तो इस हवाले से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट होगी वो इंक्रीज होगी, इंपोर्ट हमारी डिक्रीज होगी, तो एज ए रिजल्ट हम हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, और हम ये जो एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे हम रिलाय नहीं करेंगे, और हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड स्ट्रेंथन डोमेस्टिक टैक्स कलेक्शन। कि पाकिस्तान शुड ब्रॉडन द टैक्स बेस, ओनली 3 मिलियन पीपल फाइल टैक्सेस इन अ कंट्री ऑफ 240 मिलियन। अब ये बड़ा यूँ समझो कि एक सैड मोमेंट कह सकते हैं हम, जहाँ पे पाकिस्तान में अराउंड 240 मिलियन आबादी हो पाकिस्तान की, उसमें सिर्फ 3 मिलियन पीपल जो है ना टैक्सेस जमा करवाएं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा ही एक यूँ समझो कि अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से कि उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है और पड़ सकता है। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि उसको जो टैक्स कलेक्शन है उसको यूँ समझो कि ब्रॉडन किया जाए, बढ़ाया जाए, ये 3 मिलियन पीपल नहीं और लोगों से भी टैक्स लिया जाए। उसके बाद क्रैक डाउन ऑन टैक्स इवेजन, जो टैक्स नहीं देते या टैक्स से भाग जाते हैं, निकल जाते हैं तरीक़ेकार से, उसमें उनके खिलाफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, स्टेट को उनके खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई की जाए। स्पेशली अमंग बिग बिजनेसेस, रियल एस्टेट एंड रिटेलर्स, के जो बिग बिजनेसमैन होते हैं या जो रियल एस्टेट होते हैं या रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं कि टैक्स इवेड करते हैं। उनका जो टैक्स इवेजन है ये यूँ समझो कि टैक्स कलेक्शन पे बड़ा इम्पेक्ट करता है। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि उनके खिलाफ क्रैक डाउन करना चाहिए कि जो बिग बिजनेसमैन हैं या रियल एस्टेट या रिटेलर्स हैं उनको देखा जाए कि उनकी टैक्स कलेक्शन, वो टैक्स कितना सबमिट कराते हैं और उनकी जो रेवेन्यू है या जो उनकी इनकम है वो कितनी है, क्या उनकी जो
टैक्स है या क्या, और उनका जो एक रेवेन्यू है, उनकी जो एक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या वो मैच कर पाती हैं या क्या वो इतना टैक्स देते हैं कि नहीं देते, उनके खिलाफ क्रैक डाउन करके उनको यूँ समझो कि टैक्स बेस में आना चाहिए, बेस में लेना चाहिए ज़बरदस्ती। उसके बाद डिजिटलाइज द टैक्स सिस्टम टू प्रिवेंट करप्शन एंड लीकेजेस। असल में देखा गया है पाकिस्तान करप्शन के हवाले से बड़ा एक सफ़र कर रहा है, एक सोशल इश्यूज़ में ये करप्शन बड़ा ही इशू है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो भी एक तो टैक्स कलेक्ट होती नहीं, अगर होती है तो वहाँ पे करप्शन होती है। तो इसको हम अगर करप्शन को हम रोकेंगे तो करप्शन को रोकने की वजह ये होगी कि हम डिजिटलाइज करें अपना टैक्स सिस्टम। अगर हम टैक्स सिस्टम हम डिजिटलाइज करेंगे तो ये करप्शन भी हमारी यूँ समझो कि कम हो जाएगी, एंड डोमेन इन टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट्स, वहाँ से करप्शन भी कम हो जाएगी, और जो यूँ समझो कि लीकेजेस होती हैं वो भी कम हो जाएंगी भाई। उसके बाद इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन, इनकम टैक्स इंस्टेड ऑफ ओवरबर्डनिंग द पब्लिक विथ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी, फ्यूल टैक्सेस। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि उसको डायरेक्ट टैक्स जो है ना इम्पोज करनी चाहिए, बजाय कि वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना इम्पोज करे, कि जिस तरह हम देखते हैं कि जीएसटी होती है या फ्यूल टैक्सेस होती हैं, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि जो गरीब होता है वो बड़ा सफ़र करता है इसमें। तो पाकिस्तान को बजाय इस तरह इनडायरेक्ट टैक्सेस के डायरेक्ट टैक्सेस लानी चाहिए, कि इनकम टैक्स ये होगी कि लाइक वाइज इनकम टैक्स इतनी बढ़ानी चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि जो भी यूँ समझो कि एक एम्पायर बिल्डर हैं, खास करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इसमें डायरेक्ट टैक्स में आएंगे, उनकी इनकम टैक्स जब ली जाएगी तो यूँ समझो कि इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी। उसके बाद क्या एग्जांपल हम देख सकते हैं कि भाई टर्की इंप्रूव टैक्स रेवेन्यू बाय डिजिटलाइजिंग टैक्स कलेक्शन एंड रिड्यूसिंग कैश ट्रांजैक्शंस मेकिंग द सिस्टम मोर ट्रांसपेरेंट। अगर हम टर्की की तरह ये हम करेंगे कि डिजिटलाइज करेंगे अपना टैक्स कलेक्शन सिस्टम, तो उसमें जो कैश ट्रांजैक्शन है वो कम हो जाएगी, और क्या सिस्टम क्या हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो उस पर यूँ समझो कि ट्रस्ट जनरेट होगा, पब्लिक का ट्रस्ट यूँ समझो कि बढ़ेगा पब्लिक का, और पब्लिक टैक्स देना शुरू करेगी। उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी एंड प्रोमोट लोकल इंडस्ट्री। पाकिस्तान में क्या किया जाता है कि जो भी यूँ समझो कि लग्जरी आइटम्स होते हैं या वो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कम करके अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें, और हमारी जो चीज़ें होंगी यहाँ या जो आइटम्स होंगी जो मैन्युफैक्चर होंगे हमारे मुल्क में, हमें उनको ही यूज़ करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक यूँ समझो कि ट्रेड डेफिसिट होता है, ज़्यादा इंपोर्ट और कम एक्सपोर्ट की वजह से जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो स्ट्रांग हो जाएगी। और ये हमें ना सिर्फ हमारी जो ज़रूरियात हैं आइटम्स को खरीद करने की, परचेज़ करने की, यूज़ करने की, वो ना सिर्फ वो पूरा होंगी, हमारे ज़रूरियात पूरी होंगी, बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पाकिस्तान शुड रिड्यूस इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी आइटम्स लाइक कार्स, मोबाइल फ़ोन्स, हाई एंड कंज्यूमर गुड्स। उसके बाद पाकिस्तान शुड डेवलप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फॉर एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड मशीनरी टू रिप्लेस इंपोर्ट्स। कि भाई हम पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि एक डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज यूँ समझो कि डेवलप करनी चाहिए, खास करके एनर्जी के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से और मशीनरी के हवाले से। कि हम देखते हैं कि जो भी इंपोर्ट करते हैं तकरीबन वो हमारी यूँ समझो कि एनर्जी के हवाले से होती हैं, एग्रीकल्चर के हवाले से होती हैं, या जो मशीनरी हम करते हैं वो हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और ख़ुद हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे, तो ये एक यूँ समझो कि हमारे लिए बड़ा फ़ायदा होगा। उसके बाद पाकिस्तान शुड एनकरेज या स्टेट शुड एनकरेज लोकल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल पार्ट्स। कि जो लोकल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई या ऑटोमोबाइल जो भी पार्ट्स हैं आपके, उनको यूँ समझो कि इनकरेज किया जाए, उनको सहूलतें दी जाएँ। जैसे हमने जो है ना डिस्कस किया कि भाई पाकिस्तान शुड सब्सिडाइज या शुड गिव टैक्स इंसेंटिव्स टू लोकल इंडस्ट्रीज। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि भाई उनको इस तरह की जो टैक्स इंसेंटिव्स हैं या जो आपकी जो सब्सिडीज़ हैं वो इनको देनी चाहिए, ताकि जो ऑटोमोबाइल जो पार्ट्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या जो फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन होती है उनमें उनको अगर इनकरेज करेंगे, इस तरह से उनको हेल्प आउट करेंगे, तो वो ज़्यादा यूँ समझो कि मैन्युफैक्चर करेंगे, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यूँ समझो कि लोकल इंडस्ट्री प्रोमोट होगी और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड स्ट्रेंथन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अंडर CPEC टू बूस्ट लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन। एवरीवन नोज के देयर आर अराउंड 10 स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन CPEC, जो सिंध में, पंजाब में, KP के, बलूचिस्तान और
गिलगित बल्तिस्तान में है, और जो 2 सिटीज़ हैं खास करके, एक मेरे ख्याल में इस्लामाबाद है, दूसरा शायद फैसलाबाद है, तो उनमें इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं अंडर सीपेक प्रोजेक्ट। तो अगर इस तरह की अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्ट्रेंथन हो गए और समझो कि डेवलप हो गए, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बूस्ट करेगी। और अगर लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन बूस्ट करेगी और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अच्छी तरह से बनेंगे, अच्छी तरह वर्क करेंगे, कि आपने देखा होगा कि चाइना में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है, तो खास करके उनमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया है इकोनॉमी स्ट्रांग करने में। तो पाकिस्तान के यहाँ जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं उनको अगर बनाया जाए अच्छी तरह से, उनको अच्छी तरह से डेवलप किया जाए, तो ये इससे क्या होगा कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, लाजमी वहाँ पे एक जोन होगा, यहाँ पे जो ट्रेड के हवाले से यूँ समझो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का के हवाले से बड़ी चीज़ें होंगी, और लोकल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ये बड़ा यूँ समझो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसमें क्या होगा कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो प्रोमोट होगी और जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। और इससे क्या होगा डायरेक्ट हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग होती जाएगी। हम एक एग्जाम्पल अगर दें तो इंडिया बिल्ट अ स्ट्रांग IT सेक्टर टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न टेक्नोलॉजी। आपको पता होगा कि इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सेक्टर यूँ समझो कि स्ट्रांग बनाया है, बिल्ट किया है, ताकि वो जो इसकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी थी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे वो कम हो गई है। और आपको पता होगा कि इंडिया IT में आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसका जो नंबर है वो ज़्यादा यूँ समझिए कि ऊपर आ रहा है। तो हमें भी इस तरह का एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना के उनमें हमें इस तरह लोकल इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो, और एज ए रिज़ल्ट हमारी जो इकोनॉमी होगी वो यूँ समझो कि स्ट्रांग होती जाएगी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी इंडिपेंडेंस, रिड्यूस रिलायंस ऑन इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस बाय इन्वेस्टिंग इन हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें हम क्या करें, हम जो इंपोर्टेड ऑयल होता है हमारा या गैस होता है हम मंगवाते हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं हम उनसे खास करके मंगवाते हैं इंपोर्टेड ऑयल या गैस। इसमें अगर हम उन पे रिलाय करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, बजाय इंपोर्टेड ऑयल और गैस के उन पे रिलाय करने के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हाइड्रो पावर पे, सोलर पे, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे। तो अगर हम हाइड्रो पावर इन सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड इन्वेस्ट इन हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी। उससे क्या होगा कि हमारा जो रिलायंस है, हमारी जो डिपेंडेंसी है हमारी इंपोर्टेड ऑयल एंड गैस पे वो कम हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान या स्टेट शुड इंक्रीज लोकल कोल एक्सट्रैक्शन एंड गैस एक्सप्लोरेशन टू कट इंपोर्ट बिल्स। हमें उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि जो कोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ढूंढा जाता है या निकाला जाता है, या जो गैस एक्सप्लोर करने की कोशिशें की जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम जो इंपोर्ट से चीज़ें मंगवाते हैं उनका एक रेंट पे हम ले आते हैं, और जो ये समझो कि कंपनीज होती हैं फॉरेन की, जो उनसे हम इस तरह की हेल्प लेते हैं कोल एक्सट्रैक्शन में या गैस एक्सप्लोरेशन में, तो उनके बड़े बिल बनते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो लोकल एक्सट्रैक्शन है, कोल एक्सट्रैक्शन या गैस एक्सप्लोरेशन है, उनको इन्वेस्ट किया जाए और उनके थ्रू इस तरह की चीज़ें ढूंढी जाएं, या कोल एक्सट्रैक्ट किया जाए या गैस को एक्सप्लोर किया जाए, ताकि वो जो बिल बनते हैं वो कम हो जाएं, कट हो जाएं, थोड़े हो जाएं। ठीक है। उसके बाद नेगोशिएट लॉन्ग टर्म ऑयल एंड गैस डील्स विद फ्रेंडली कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, UAE एंड रशिया एट लोअर प्राइसेस। तो हमें क्या करना चाहिए, कंट्रीज हैं लाइक फ्रेंडली कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया एंड रशिया, तो हमें उनसे नेगोशिएट करनी चाहिए कि हमें ऑयल एंड गैस हमें कम दाम पे दें, और उनका जो यूँ समझो कि एक हमारी जो एग्रीमेंट हो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो, ऐसा ना हो कि शॉर्ट टर्म के लिए हो, नेगोशिएट करें फिर वो इंक्रीज करें उनकी जो प्राइसेस हैं। तो इससे इस तरह में क्या करना चाहिए कि उनसे हमें मुआहदे करने चाहिए कि हमें लो प्राइसेस पे हमें हमारे साथ एग्रीमेंट करें, और जो एग्रीमेंट का जो टर्म हो वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट ना हो। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि ईरान इन्वेस्टेड इन सोलर एंड न्यूक्लियर पावर टू रिड्यूस ऑयल डिपेंडेंस इंश्योरिंग एनर्जी सेल्फ सफिशेंसी। तो ईरान ने क्या किया कि उन्होंने सोलर एंड न्यूक्लियर पावर पे इन्वेस्ट किया, ताकि जो उसकी ऑयल डिपेंडेंसी है और उसकी वो कम हो, और जो उसकी जो सेल्फ सफिशेंसी है वो बढ़ जाए, उसको यूँ समझो कि इंश्योर किया जाए। तो पाकिस्तान शुड डू द सेम, कि भाई पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि
इन्वेस्ट करना चाहिए हाइड्रो पावर पे, सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड ऑयल एंड गैस। वहाँ पे हमें जो रिलायंस है उसको हम रिड्यूस करें। ऐसा नहीं है कि हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे जो हमारी एक डिपेंडेंसी है या जो एक हम रिलायंस है हमारा, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। और हम अगर जो इन्वेस्ट करेंगे हाइड्रो पावर, सोलर, विंड एंड न्यूक्लियर एनर्जी पे, तो हमारी यूँ समझो कि एनर्जी डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि डायरेक्ट हमारी जो इकोनॉमी है वो उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो स्ट्रांग होती जाएगी। सो 5th नंबर पे हमारे है टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी। तो क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान शुड मॉडर्नाइज फार्मिंग टेक्निक्स टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड्स। उसके लिए क्या करना चाहिए, लाइक ड्रिप इरिगेशन, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। हमारे यहाँ क्या है कि भाई हम जो सदियों से हमारा एक फार्मिंग तरीक़ेकार है, हम वो वही अपनाए हुए हैं, उसको ही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। मॉडर्नाइज की तरफ हम नहीं जा रहे। अगर हम मॉडर्नाइज करने की कोशिश करते हैं तो वो भी हम थोड़े इलाके में या ये पर्टिकुलर करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि एवरीवन नोज़ कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो उसको अगर उसकी जो फार्मिंग टेक्निक्स हैं उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा तो उसकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ेगी और उसकी जो फूड सिक्योरिटी है वो इंश्योर होगी। अदरवाइज एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्टिविटी है वो कमी रहेगी और जो हमारी फूड इनसिक्योरिटी है वो वैसे ही रहेगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें फार्मिंग टेक्निक्स, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को जो है ना अप्लाई करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो हमारी फसल है वो ज़्यादा बढ़ेगी। उसके बाद हम क्या करते हैं कि भाई रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज एंड इन्वेस्ट इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। हम फसल कटाई के बाद हम वेस्टेज जो हमारा होता है, फसल वेस्टेज होता है हमारा, उसको हमें कम करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि उसको हमने एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए कि वहाँ पे जो ये वेस्टेज होता है हार्वेस्ट के बाद उसको हमने एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में लाना है ताकि वो भी हमारे काम आ सके। उसके बाद क्या करना चाहिए कि encourage cash crops कॉटन, शुगर कैन, व्हीट फॉर एक्सपोर्ट इंस्टेड ऑफ एक्सेसिव लोकल कंजम्पशन। तो हमें ये करना चाहिए कि इनको हमें एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए हमें कैश क्रॉप्स जो हैं वो बढ़ाने चाहिए। वो कैश क्रॉप्स कौन से हैं, जो कॉटन हो गई, शुगर कैन, व्हीट हो गया। हम सिर्फ इनको जो हमारी लोकल कंजम्पशन है जो हम खुद के लिए उनको रखते हैं, तो हमें खुद के रखने के बजाय हमको क्या करना चाहिए कि इनको एक्सपोर्ट का एक ज़रिया बनाया जाए। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट हमारी होगी तो हमारी जो एक यूँ समझो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में एक ट्रेड डेफिसिट है वो हमारा कम हो जाएगा और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पे और हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। उसके बाद क्या करना चाहिए हमें कि डेवलप लाइव स्टॉक एंड डेयरी इंडस्ट्री फॉर ग्लोबल एक्सपोर्ट। कि हमें लाइव स्टॉक और डेयरी इंडस्ट्री जो है उसको हमने क्या करना चाहिए कि उसको इतना डेवलप करना है कि वो हमारी जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है, जो भी ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं उनके साथ हमें कॉम्पीट करना चाहिए। तो इनको अगर हम डेवलप करेंगे और इनमें हम इन्वेस्ट करेंगे अच्छी तरह से, तो ये जो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हैं उनमें हम कॉम्पीट कर सकते हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सकती है। उसमें क्या करना चाहिए कि एग्जाम्पल हमें एक मिलता है कि द नेदरलैंड्स इज अ स्मॉल कंट्री बट द सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर ड्यू टू हाई टेक फार्मिंग। कि भाई नीदरलैंड जो एक स्मॉल कंट्री है वो उसकी जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट है दुनिया में। वो ये सिर्फ किस लिए है कि उसने जो हाई टेक्नोलॉजी फार्मिंग की है, उसने अपनी जो फार्मिंग टेक्निक से मॉडर्नाइज किए हैं, जिसकी वजह से उसकी जो यूँ समझो कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो सेकंड नंबर पे। तो हमें भी इस तरह करना चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान नीदरलैंड से यूँ समझो कि कई गुना बड़ा है। तो पाकिस्तान शुड मॉडर्नाइज फार्मिंग टेक्निक्स टू increase crop yields, to boost agriculture productivity and to maintain food security। अच्छा, तो उसके बाद पाकिस्तान शुड स्ट्रेंथन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज to improve investment policies to attract multinational companies in technology, manufacturing and infrastructure। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए या हमारी जो रियासत है, गवर्नमेंट है, उसको क्या करना चाहिए कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो हमारी जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो खास करके वो टेक्नोलॉजी की हो गई या मैन्युफैक्चरिंग की हो गई या इंफ्रास्ट्रक्चर की, उनको हम अट्रैक्ट करें, उनको हम इस तरह की फैसिलिटीज़ दें, उनको रूल ऑफ लॉ हम अगर मेंटेन करेंगे, हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो हम ख़त्म करेंगे
करेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ जस्टिस सिस्टम अच्छा होगा, तो और उनको हम इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे कोई थ्रेट नहीं होगा, कोई सिक्योरिटी कंसर्न उनको नहीं होंगे, और कोई इस तरह कोई करप्शन नहीं होगी, या उनको हम इस तरह फैसिलिटेट करेंगे कि वहाँ पे एक प्रॉपर एक रूल ऑफ लॉ होगा। वहाँ पे ये जो ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो चाहे आपके लोकल्स हों या जो गवर्नमेंट में जो बैठे लोग होते हैं, उनको अगर इस तरह के उनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे तो वो अट्रैक्ट होंगे हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के थ्रू, और वो पाकिस्तान का फ्रेंडली इन्वायरमेंट देखेंगे तो वहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आके यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इस तरह की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी। और इस तरह की अगर इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, और इससे क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है फॉरेन एक्सटर्नल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे वो कम हो जाएगी। उसके बाद क्या करना चाहिए कि इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लीगल प्रोटेक्शंस फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। भाई जो हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि हमारे यहाँ एक जंग का माहौल है पॉलिटिकली, उसको हमने ख़त्म करना है। उसको हम ख़त्म करेंगे तो ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे दौड़ते हुए आएंगे और खुशी खुशी आएंगे। अगर वो देखेंगे कि भाई यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि भाई आज 2 साल के लिए एक गवर्नमेंट है तो 2 साल के बाद कोई और आता है, फिर वो क्या करता है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी जो भी पॉलिसीज थी उसको सबोटाज करता है, वो उसको ख़त्म कर देता है। तो इसके ये जो कंटिन्यूटी है पॉलिसीज की वो नहीं बन रही, तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से घबराता है, कतराता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करें और लीगल प्रोटेक्शन दें हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को। ऐसा ना हो कि जिस तरह 2011-12 में एक फॉरेन कंपनी आई, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको रिकॉर्डिंग का एक एग्रीमेंट किया उनके साथ, उनको एक प्रोजेक्ट दिया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लेके उनको परेशान कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो फॉरेन यूँ समझो कि इन्वेस्टर कंपनी थी उसका जो एतमाद था उसको ठेस पहुंची कि भाई यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस का रोल है वो यूँ समझो कि अपने डोमेन से बढ़कर है। तो इससे क्या होगा कि एक तो लीगल प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि उनको लीगली प्रोटेक्ट किया जाए जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। दूसरा पॉलिटिकल जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको हम इंश्योर कराएं। इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर खुशी खुशी आएगा। उसके बाद सेटअप वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम टू रिड्यूस रेड टेप एंड ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। अब उसके बाद क्या होता है कि भाई ये जो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं तो उनको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं, उनको एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस जाना पड़ता है, एक टेबल से दूसरी टेबल पे फाइल जाती हैं। तो इसमें क्या करना चाहिए कि एक ही वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम होना चाहिए कि भाई जो भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो उसी को एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिलनी चाहिए कि भाई यहाँ से आप आते हैं तो यहाँ से आप वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, ताकि वो जो यूँ समझो कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं या जो रेड टेपिज्म है वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ बढ़ेगी। उसके बाद क्या करना चाहिए कि एनकरेज ओवरसीज पाकिस्तानीज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स। एवरीवन नोज कि पाकिस्तान की जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके यहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बड़े अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, उनको हम यूँ समझो कि इनकरेज करें, उनका एतमाद जीते हम कि भाई आप जो हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे तो हम आपको टैक्स इंसेंटिव्स देंगे, आपको हम इस तरह की सहूलियत देंगे ताकि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें और पाकिस्तान की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें, अपना हिस्सा डालें। एग्जाम्पल हम इसमें दे सकते हैं कि भाई वियतनाम अट्रैक्टेड मेजर टेक कंपनीज सैमसंग, इंटेल, एप्पल थ्रू प्रो बिजनेस पॉलिसीज। तो वियतनाम में क्या किया कि जो मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं जिस तरह सैमसंग हो गया, इंटेल हो गया या एप्पल हो गया, उनकी एक प्रो बिजनेस पॉलिसी थी। प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ के थ्रू उन्होंने इस तरह की कंपनीज को अट्रैक्ट किया और यूँ समझो कि उनकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी। तो हमें भी वियतनाम की तर्ज पे इस तरह की प्रो बिजनेस पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि जो यूँ समझो कि इन मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद क्या करना चाहिए कि रिड्यूस वेस्टफुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड करप्शन, कि भाई उसके बाद गवर्नमेंट शुड प्राइवेटाइज लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेज लाइक PIA, स्टील मिल, रेलवेज आर रिफॉर्म देम फॉर प्रॉफिटेबिलिटी। कि भाई हमारे यहाँ जो एक यूँ समझो कि इंटरप्राइजेज हैं हमारे यहाँ, जिस तरह यूँ समझो कि हम कह सकते हैं कि भाई जो PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या स्टील मिल्स हो गई, रेलवे हो गई, ये हर दफ़ा आप जब भी देखेंगे तो खसारे में होती हैं, और इनका खसारा सिर्फ वो जो
यूँ समझो कि एक एंटरप्राइज है वो खुद नहीं उसको यूँ समझो कि लॉस होता है, ये हमारा जो मुल्क का ख़जाना है उस पर लॉस होता है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे जो भी खसारा होता है एक किसी भी एंटरप्राइज का, तो हम अपने जो मुल्क का ख़जाना है वहाँ से हम पे करते हैं। तो ये इस तरह के जो भी हमारे स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, लाइक आपका पीआई हो गया, स्टील मिल या रेलवेज या कोई हो, या तो हम इनको प्राइवेटाइज करें या इनको रिफॉर्म करें ताकि उनसे कोई हमें प्रॉफिट तो मिले। ऐसा ना हो कि हमें बारहा लॉसेस ही हों। अगर इस तरह की यूँ समझो कि हम प्राइवेटाइजेशन नहीं करते या उनको रिफॉर्म नहीं करते, तो ये जो लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेज हैं ये हमारे लिए यूँ समझो कि हाथी बने रहेंगे। तो हम इनका जो भी बर्डन होगा हमारे ऊपर वो हम उनको कम नहीं कर सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि उनको हम रिड्यूस करें, उनको या तो हम प्राइवेटाइज करें या उनको हम रिफॉर्म करें ताकि प्रॉफिट मिले हमें। उसके बाद कट अननेसेसरी सब्सिडीज ऑन एलिट प्रिविलेजेस एंड फोकस ऑन सोशल वेलफेयर स्पेंडिंग। भाई जो अननेसेसरी सब्सिडीज दी गई हैं एलिट क्लास को, वो हमें कम करनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए कि हमें वो जो सब्सिडीज हैं वो हमें देनी चाहिए सोशल वेलफेयर में, ताकि उनका जो एक यूँ समझो कि इम्पैक्ट पड़े, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, अच्छा इम्पैक्ट पड़े, उसका जो फ़ायदा हो तो हमें हमारी जो पब्लिक है, पुअर पब्लिक है, उस पे ऊपर पड़े। ना हो कि हम सिर्फ एलिट जो है ना क्लास को हम सब्सिडीज दें और ये सिर्फ एलिट क्लास ही इसी तरह की प्रिविलेजेस को जो है ना एंजॉय करे। हमें क्या करना चाहिए कि सोशल वेलफेयर के लिए हमें इस तरह की सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि उनका जो इम्पैक्ट है वो रूट लेवल तक जाए। उसके बाद क्या करना चाहिए कि इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन मेजर्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड एम्बेजलमेंट। कि हमें क्या करना चाहिए कि भाई हमें स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन जो है ना करप्शन मेजर लेने चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग और एम्बेजलमेंट को हम कम कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग या एम्बेजलमेंट को रोकने के लिए हमारे जो यूँ समझो कि एक एंटी करप्शन पॉलिसीज़ हैं या एंटी करप्शन हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको एक्टिव किया जाए और वो उस तरह की जो मेजर्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके हमें जो मनी लॉन्ड्रिंग या एम्बेजलमेंट है उनको ख़त्म किया जाए। हमें क्या करना चाहिए कि स्ट्रेंथन किया जाए इंस्टीट्यूशंस को लाइक नेब, एफआईए एंड एफबीआर टू इम्प्रूव फाइनेंशियल गवर्नेंस। इदारे अगर स्ट्रेंथन होंगे, ये इदारे अगर मजबूत होंगे तो फाइनेंशियल गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव होगी। ये हम एग्जांपल इसका ले सकते हैं कि मलेशिया इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन पॉलिसीज सेविंग बिलियंस इन गवर्नमेंट लॉसेज। कि भाई मलेशिया ने क्या किया कि इस स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कराई, उससे क्या हुआ कि बिलियंस जो गवर्नमेंट के लॉसेज थे वो बच गए। तो हमें भी इस तरह करना चाहिए कि नेब, एफआई, एफबीआर को यूँ समझो कि स्ट्रेंथन किया जाए, उनको कुछ पावर्स दी जाए ताकि ये करप्शन को रोकें और एम्बेजलमेंट को रोकें, और इससे क्या होगा कि हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है वो स्ट्रांग होगी। उसके बाद क्या करना चाहिए कि पाकिस्तान के वी शुड डेवलप अ सॉवरेन वेल्थ फंड, इन्वेस्ट नेशनल सेविंग्स एंड सरप्लस रेवेन्यूज इनटू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स। हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी सरप्लस रेवेन्यू है वो हमें क्या करना चाहिए कि वो एक यूँ समझो कि सॉवरेन वेल्थ फंड हो, वहाँ पे हमें एक यूँ समझो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वहाँ पे हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। यूज प्रॉफिट्स फ्रॉम माइनिंग ऑयल एंड गैस टू बिल्ड अ नेशनल वेल्थ फंड फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। के जो प्रॉफिट्स हमारे माइनिंग से मिलते हैं, ऑयल से या गैस से मिलते हैं, वो क्या करना चाहिए कि एक नेशनल वेल्थ फंड हमें एक कायम करना चाहिए जिसमें हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो हमें काम आएगी वो चीज़ें। ठीक है। उसके बाद इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड फॉरेन एसेट्स टू जनरेट इंडिपेंडेंट इनकम। कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं या जो फॉरेन एसेट्स हैं उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वहाँ से जो इनकम जनरेट होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। इस तरह का एग्जांपल हम अगर देखेंगे तो नॉर्वेज 1.3 ट्रिलियन सॉवरेन वेल्थ फंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फंडेड बाय ऑयल रेवेन्यूज। जो नॉर्वे का ऑयल रेवेन्यू है वहाँ से उन्होंने सॉवरेन वेल्थ फंड कायम किया है जिससे उनकी जो एक अमाउंट बना है वो 1.3 बिलियन है। ठीक है। तो इसी तरह से हम इस तरह कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि वी शुड स्ट्रेंथन रिलेशंस विद अल्टरनेटिव फाइनेंशियल पार्टनर्स। कि भाई इंस्टेड ऑफ IMF लोन्स नेगोशिएट सॉफ्ट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम। कि भाई हमें क्या करना चाहिए कि बजाय IMF के लोन्स के हमें सॉफ्ट लोन, जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, जो उनकी कंडीशंस हैं वो नरम है एज़ कम्पेयर टू IMF से। ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें सॉफ्ट लोन्स लेने चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स लेनी चाहिए
कहाँ से लेनी चाहिए? लाइक चाइना का क्या है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसका जो सीपेक प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है कि उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। हम बजाय IMF के लोन लेने वहाँ से हम नेगोशिएट करें कि हमें सॉफ्ट लोन्स चाहिए और इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद चाइना के बाद हम कहाँ जाएं? हम सऊदी अरेबिया एंड UAE को कहें कि भाई एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे यहाँ आप इन्वेस्ट करें, ठीक है, या हमें सॉफ्ट लोन दें एनर्जी या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तान में। उसके बाद हम रशिया और सेंट्रल एशिया में गैस और ट्रेड के हवाले से जा सकते हैं, उनको भी हम यही कह सकते हैं कि हमें या तो सॉफ्ट लोन्स दें या इन्वेस्टमेंट करें, और ये गैस और जो गैस वगैरह या जो नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी या इम्पोर्टेड ऑयल है या गैस है, इनमें हमारे साथ नेगोशिएट करके हमें जो है ना लॉन्ग टर्म लो प्राइसेस पे एग्रीमेंट करें हमारे साथ। उसके बाद आसियान एंड अफ्रीका न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स हमारे लिए बन सकते हैं कि भाई अगर हमारे यहाँ एक्सपोर्ट अच्छी बनेगी तो हमारे लिए मार्केट्स की कमी नहीं है। हम आसियान जो कंट्रीज़ हैं 10-12 कंट्रीज़ हैं या अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, हम वहाँ पे मार्केट ढूंढेंगे तो हमें ईजिली मिल जाएगा और हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करने में मदद मिलेगी। उसके बाद सिक्योर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स टू रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंस इन ट्रेड। हमें क्या करना चाहिए कि जो एग्रीमेंट्स हमारे हों वो हमारी अपनी करेंसी में होने चाहिए, ताकि जो हम डॉलर पर डिपेंड करते हैं वो ट्रेड के हवाले से वो कम हो जाएगा। हम इस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं तो हमें चाइना के साथ ये एग्रीमेंट करना चाहिए कि भाई हम अपने रुपीज़ में और आपके जो युआन है, आपकी जो करेंसी है, उसी में आपके साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो इससे क्या होगा कि डॉलर की जो डिपेंडेंसी है वो कम रहेगी हमारे ट्रेड में। तो एग्जांपल हम देख सकते हैं कि चाइना एंड रशिया आर रिड्यूसिंग US डॉलर ट्रेड डिपेंडेंस थ्रू बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट्स। कि भाई चाइना और रशिया ने क्या किया है कि ये जो डॉलर की डिपेंडेंसी है ट्रेड में वो कम कर रहे हैं, तो वो क्या करें, बायलैटरल करेंसी एग्रीमेंट्स करें कि भाई जो चाइना की करेंसी है या जो रशिया की करेंसी है उसी में ट्रेड होगा। तो पाकिस्तान शुड डू द सेम टू रिड्यूस डॉलर डिपेंडेंसी इन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद क्या करना चाहिए कि वी शुड इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल एंड एजुकेशन, फोकस ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग टू क्रिएट अ स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर इंडस्ट्रियल एंड IT सेक्टर्स। भाई हमें क्या करना चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है फोकस करके स्किल्ड वर्कफोर्स जो है ना बनानी चाहिए, ताकि वो इंडस्ट्रियल एंड IT सेक्टर्स में काम कर सके। ऐसा ना हो कि हम इस तरह की डिग्रीज बनाएं जो बाहर निकलने के बाद किसी को कोई जो समझो कि कोई स्किल हो ही ना उसी में। हमारे यहाँ एवरीवन नोज के हमारे यहाँ हज़ारों लाखों जो लोग हैं वो बैचलर्स डिग्री हासिल करते हैं, वो मास्टर्स डिग्री हासिल करते हैं हर साल, लेकिन उनके यहाँ कोई स्किल्स नहीं होते, वो किसी इंडस्ट्री या IT सेक्टर्स में काम करने लायक नहीं होते। तो हमें क्या करना चाहिए कि उन डिग्रीज के साथ साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए, उस पर फोकस रहना चाहिए, ताकि हम उनको कुछ स्किल्स सिखाएं, ताकि वो एक वर्कफोर्स बने, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं हमारी या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं वहाँ पे वो काम करें। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करे और जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसको बनाए। उसके बाद इंडस्ट्रीज एंड IT सेक्टर्स में आप देखें तो कितना काम होता है। उसके बाद डेवलप यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च सेंटर्स टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कि भाई इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ बनाएं, जहाँ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ या रिसर्च सेंटर्स हों जहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। कि भाई हमारे यहाँ आप देखेंगे तो हमारे यहाँ कोई इनोवेशन कोई हो ही नहीं रही। हम सारी चीज़ों में देखेंगे कि हम बाहर से देख रहे हैं कि भाई वहाँ से इस तरह की इनोवेशन हो गई, वहाँ से इस तरह की इनोवेशन हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर्स डेवलप करने चाहिए जहाँ पे इनोवेशन को प्रमोट किया जाए और एंटरप्रेन्योरशिप को। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड इनकरेज स्टार्टअप्स एंड SMEs बाय प्रोवाइडिंग लो इंटरेस्ट लोन्स एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स। तो लो इंटरेस्ट लोन्स देने चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि एग्जांपल हम अगर कोट करें तो साउथ कोरिया ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ पुअर कंट्री इन द 1960s टू अ टेक जायंट बाय इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन एंड इनोवेशन। कि भाई साउथ कोरिया 1960s में एक गरीब मुल्क था, उसके बाद जो टेक जायंट बन के उभरा है, तो उन्होंने क्या किया कि एजुकेशन एंड इनोवेशन में उन्होंने इन्वेस्ट किया और आज ये साउथ कोरिया यूँ समझो कि टॉप 10 में शुमार हो रहा है। तो उसके बाद अगर हम कंक्लूड करें द पाथ टू इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, पाकिस्तान must break free from the IMF and external financial institutions by boosting exports, increasing tax collection, reducing imports and increasing local production, investing in energy independence, encouraging FDI and alternative funding sources, ending corruption and wasteful
स्पेंडिंग। सो फाइनल थॉट ये है कि भाई IMF इज़ अ टेम्पोररी सोल्यूशन, ट्रू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस रिक्वायर्स बोल्ड रिफॉर्म्स, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रांग लीडरशिप। भाई जो IMF आपकी है वो यूँ समझो कि टेम्पररी सोल्यूशन है। ट्रू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो है वो यूँ समझो कि तकड़े रिफॉर्म्स रिक्वायर करती है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और स्ट्रांग लीडरशिप चाहती है। तो अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो ट्रू इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है वो हमें अचीव हो, तो हमें बोल्ड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी और स्ट्रांग लीडरशिप जब होगी तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर ये इस तरह की चीज़ें हम करेंगे तो हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्री बन के उभरेंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड गॉड ब्लेस यू एंड काइंडली like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Thank you so much.